नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस विशेष क्लास में। तो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शिवहरे और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश स्पेशल। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य अध्ययन है उन सामान्य अध्ययन के बारे में मैं कुछ विशेष टॉपिक्स पर आज डिस्कशन करूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन किया है और परिवर्तन करके स्पेशली आप देखोगे तो पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 ऐड किया है। तो पेपर 5 और पेपर 6 दोनों को अगर हम देखें, दोनों में पॉइंट्स जो आयोग ने लिखे हुए हैं तो इन एंड अबाउट 35 to 40 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस पेपर में शामिल किए गए हैं। तो सिलेबस का डिस्कशन मैं अभी यहाँ पर डिटेल में नहीं करूँगा, आगे आने वाली क्लासेस में हम सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। मुद्दे की बात यह है कि ये जो सिलेबस जो इसमें ऐड किया है पेपर 5 और 6 में, पेपर 5 और 6 में जो सिलेबस ऐड किया है, ये सिलेबस ऑलरेडी पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग GS 1 2 3 4 में था। ऐसा नहीं कि कुछ नया शामिल कर दिया गया है और कुछ आपको नया पढ़ना है, नहीं। आयोग ने सिर्फ इतना किया है कि GS 1 2 3 4 में जो यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन पूछता था वो अब GS 1 2 3 4 में ना पूछ के वो स्पेशली पेपर 5 और पेपर 6 में पूछेगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय है, उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कृषि, जल संसाधन, जितने भी मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, ये सारे मुद्दे जहां आप पहले GS 1 2 3 4 में आपको जहां क्वेश्चन देखने को मिलता था, नॉट इन 4, GS 1 2 3 में आपको देखने को मिलता था, वहां से ये सारे क्वेश्चन अब नहीं रहेंगे। वो क्वेश्चन कहाँ रहेंगे? सेपरेटली वो GS 5 और GS 6 में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न वही है, 125 शब्दों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और 200 शब्दों के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग 20 प्रश्न जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं, पैटर्न वही रहेगा। इसका एक एडवांटेज ये है कि पहले जहां जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पेपर है GS 1 है, जहां वर्ल्ड हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता था कमीशन, क्योंकि यूपी स्पेशल क्वेश्चन भी पूछने होते थे। तो अब बहुत आराम से आयोग GS 1 2 3 में जो सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यूपी स्पेशल क्वेश्चन को वहां से हटाकर कहां रख दिया गया? पेपर 5 और 6 में रख दिया गया, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में जरा कुछ समझते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भारत के प्राचीन काल के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है, चाहे वो राजनीतिक भूमिका हो, सांस्कृतिक भूमिका हो, धार्मिक भूमिका हो, आध्यात्मिक भूमिका हो, सभी दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोणों से उत्तर प्रदेश का एक पूरे भारत में प्रमुख स्थान रहा है और आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से। तो अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपसे थोड़ा बहुत चर्चा करूं मैं, तो आपको बताऊं कि यूपी एक ऐसा स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जहां प्राचीन काल से पूरे भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का विशेष स्थान रहा है। इवन आज भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का बहुत विशेष स्थान है। राजनीतिक के अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें, धार्मिक के अलावा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, ठीक, धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, एक हो गया राजनीतिक दृष्टिकोण, धार्मिक, सांस्कृतिक, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में, प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन का भारत हो, चाहे आधुनिक भारत हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिलीजियस, कल्चरल, आर्थिक और सांस्कृतिक में मैं स्थापत्य कला को भी शामिल करना चाहूंगा। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो हमेशा से ही उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है, आपको बता दूं कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इसके पहले इसका नाम 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत था और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश। और एक बार उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है, सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी जिले थे उन उत्तरी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड नाम का राज्य। चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम गुप्त वंश के शासकों की बात करें तो गुप्त वंश के शासकों में जो महान शासक थे समुद्रगुप्त के जो सेनापति थे हरिशेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा, उस हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में भी हमें उत्तर प्रदेश के बारे, हमें उस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यहां तक कि नहीं, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का जो केंद्र रहा वो भले ही पाटलिपुत्र रहा,
पूरे भारत का जो धुरी था, जो पूरे भारत का जो केंद्र था, वो तो था पाटलिपुत्र। लेकिन उसके बाद जब राजा हर्षवर्धन जब आए, हर्षवर्धन के टाइम पर उस समय पर भारत में जो पहले राजनीति का केंद्र जो पाटलिपुत्र हुआ करता था, अब वो पाटलिपुत्र ना होकर उसने भारत में उत्तर प्रदेश के कन्नौज को एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज को राजा हर्षवर्धन ने राजनीति के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया और 3 प्रमुख राजा, जिसमें से गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के महान शासकों ने इनको ये शक्ति का केंद्र, इनको त्रिशक्ति बोला जाता था। इनको क्या बोलते हैं? इनको त्रिशक्ति बोलते हैं। ठीक, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष किया कन्नौज पर कब्जा पाने के लिए या कन्नौज पर राज करने के लिए। और फाइनली 200 वर्षों के संघर्ष के बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो कन्नौज पर अपना कब्जा कर पाए या कन्नौज को जीत पाए। तो आप देख रहे हैं कहां से एंशिएंट टाइम से, समुद्रगुप्त के बाद से लेके आप, मैंने जो पूरी कहानी बताई आपको, और मॉडर्न टाइम में भी राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है उत्तर प्रदेश का। पूरे भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश की राजनीति का होता है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां आप देखो कि उत्तर प्रदेश राज्य से ही कम से कम 8 से 9 प्रधानमंत्री जो भारत के बने हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। यहां तक कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने आगे चलकर। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश का पूरे भारत की राजनीति में बड़ा अहम योगदान रहा है, चाहे वो एंशिएंट टाइम की बात कर ले, चाहे हम मॉडर्न टाइम की बात कर ले। यस और नो। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम राजनीति के बाद अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति अपने आप में इसलिए विशिष्ट मानी जाती है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति अपने आप में इसलिए विशिष्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश चारों ओर से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। आप ऊपर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा, नॉर्थ में आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा, इधर आपको ईस्ट में आप चले जाएं तो आपको झारखंड मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा, साउथ में पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है, वेस्ट में राजस्थान है, और उधर उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं ही हैं, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। तो ये इन पड़ोसी राज्यों की जो संस्कृति और सभ्यताएं हैं, इन पड़ोसी राज्यों की संस्कृति और सभ्यताओं का समावेश उत्तर प्रदेश राज्य में दिखाई देता है। जो गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब की जो संस्कृति है वो भी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, कल्चरली अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात करें तो उत्तर प्रदेश का बड़ा विशिष्ट स्थान है, क्योंकि जितने भी आसपास के राज्य हैं उन सब राज्यों का सम्मिश्रण उत्तर प्रदेश में, उन सब राज्यों की संस्कृति और सभ्यता का सम्मिश्रण उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। मैं अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो पहले तो हमने बात करी किसकी सर? पहले हमने बात करी राजनीति के बाद हमने बात करी संस्कृति की। इसी से जुड़ा हुआ अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो आपको पता है कि जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के काल से ही मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप, मंदिरों का निर्माण यहीं से प्रारंभ हुआ, गुप्त वंश के बाद से। और इन्हीं ने जो है ललितपुर में याद रखिएगा देवगढ़ नाम का एक मंदिर भी बनाया। और ये जो ललितपुर में देवगढ़ नाम का जो मंदिर है, ये विष्णु जी का अति प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान विष्णु शेषनाग शैया पर विराजमान है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से, फिर स्थापत्य कला की अगर बात कर रहे हैं तो हम जहांगीर को कैसे भूल सकते हैं। जहांगीर ने भारत में ताजमहल का निर्माण, उत्तर प्रदेश में ताजमहल का निर्माण कराया। और ये जो ताजमहल है, आपको पता है कि विश्व के जो अजूबे हैं, उन अजूबों में 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल भी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखो कि गुप्त काल में मंदिर का निर्माण कराया, मेडाइवल टाइम पे ताजमहल का निर्माण कराया। तो स्थापत्य कला के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब मैं आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब मैं आपको उत्तर
उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा तब हम यहाँ इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से करने वाले हैं। इसके अलावा राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, स्थापत्य पहलू हो गया। अब जरा आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का क्या सिनेरियो है। पहले तो आप ये चीज समझें कि आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, हाल ही में ध्यान रखिएगा, आर्थिक दृष्टिकोण में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है यूपी में। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है यूपी में। कैसे? देखो, नीति आयोग के बारे में आप सब जानते हैं। नीति आयोग ने 2021 में मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी इंडेक्स जारी किया था, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो 2021 की जो रिपोर्ट थी मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी इंडेक्स की, उसमें उत्तर प्रदेश का गरीबी में तीसरा स्थान था। उसमें उत्तर प्रदेश का गरीबी में कैसा स्थान था? तीसरा स्थान था। तो ये तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक और रिपोर्ट है, उसका भी जिक्र मैं करना चाहूंगा। नीति आयोग की जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश का 9th रैंक है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी बेहतर हैं कि बाहर से लोग आकर यहां पर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ये तो दोस्तों हुई आधुनिक काल की बात। लेकिन अगर हम थोड़ा और भी पहले चले जाए तो आर्थिक गतिविधियों का उत्तर प्रदेश हमेशा से केंद्र रहा है। हमेशा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उत्तर प्रदेश हमेशा से केंद्र रहा है। चाहे आप इसमें बुंदेलखंड रीजन को देख लो। बुंदेलखंड रीजन तो वैसे भी अभाव में जिया है, गरीबी है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे तो बुंदेलखंड रीजन में आपको क्या मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा कानपुर वाला रीजन आप देख लो उत्तर प्रदेश का। तो जो कानपुर वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, इस क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में बहुत सारी क्या रही हैं? इंडस्ट्रीज रही हैं। यहां तक कि कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था। क्यों बोला जाता था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? क्योंकि कानपुर में बहुत सारी क्या थी? इंडस्ट्रीज थी। और आपको पता है कि चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर हमेशा से फेमस रहा है। लेकिन कुछ पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से ये इंडस्ट्रीज जो है अपने पतन की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कभी महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा, बिल्कुल महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश। एक तो राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया। फिर इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण में अगर मैं फर्दर बात करूं आपसे, आर्थिक दृष्टिकोण में हम बात करें तो आप एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो। जरा थोड़ा सा एग्रीकल्चर को भी देख लेते हैं जरा। अगर आप एग्रीकल्चर देखोगे, सुनिएगा ध्यान से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो भारत जो है, उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में गेहूं की खेती में नंबर 1 स्थान रखता है। आलू की खेती में भी अग्रणी स्थान रखता है। और इसके अलावा गेहूं, आलू के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जहां उत्तर प्रदेश में पर्याप्त उत्पादन होता है। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जल संसाधनों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 70% सिंचाई नलकूपों से होती है। और उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, या उत्तर प्रदेश आप कह सकते हो ये ऐसा स्टेट है, नंबर 1 है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है? नहरों, जहां पर नहरों के माध्यम से क्या होती है? सिंचाई होती है। क्यों नहरों के माध्यम से सिंचाई क्यों हो पा रही है? 70% नलकूपों के माध्यम से सिंचाई इसलिए हो पा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का, अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है, उस गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो भौम जल स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत अच्छा है। और भौम जल स्तर बहुत अच्छा होने की वजह से आप देखो पूरी की पूरी सभ्यता गंगा नदी के किनारे बसी हुई, गंगा नदी के तट पर बसी हुई है। और वो उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, गंगा नदी जहां पर बह रही है, ठीक है। वैसे तो गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। और उत्तर प्रदेश के जो 28 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, इन सब क्षेत्रों की जो भूमि है ये बहुत अधिक उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल लैंड है ये। और लैंड अगर फर्टाइल होगी, पानी की कमी है नहीं, लैंड फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोग क्या होंगे? लोगों की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन इसमें दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन ये भी है कि सर अभी तो आप बोल रहे हैं कि इतना फर्टाइल लैंड है और फर्टाइल लैंड होने के अलावा पानी की कमी नहीं है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी इंडेक्स में तीसरा स्थान। उसके पीछे कारण है उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी आबादी भारत में नंबर 1 है।
25 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। अभी नए सेंसस नहीं आए, नया सेंसस आएगा तो एग्जैक्ट डेटा भी पता चल जाएगा। 25 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। और अगर एरिया की बात करें दोस्तों, हम क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के सभी राज्यों में चौथे नंबर पर आता है, 4th नंबर। जिसपे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? नंबर 1 पर है राजस्थान, नंबर दूसरे पर है मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर स्थान है उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर आ रहा है। तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज देखो, कहीं पर भी पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से वो एक नई चीज सामने लेके आएगी और वो होगी गरीबी और बेरोजगारी। समझ में आ रही बात क्या? तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया उत्तर प्रदेश के बारे में कि प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश हमेशा से राजनीति की धुरी रहा है। राजनीति की धुरी होने के साथ साथ, राजनीति का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ बहुत पुराने जो शासक, मैंने आपको क्या बताया, हम गुप्तोत्तर काल के बाद जो राजा हर्षवर्धन का जो काल आया था, गुप्तोत्तर काल के बाद जो राजा हर्षवर्धन का काल आया था, हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज को पूरे भारत का राजनीतिक केंद्र बना दिया था। और मैंने आपको बताया भी, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों ने 200 सालों तक संघर्ष किया है कन्नौज पर राज करने के लिए, लेकिन फाइनली 200 सालों बाद गुर्जर प्रतिहार को उसमें सफलता मिल पाई। महान शासक समुद्रगुप्त के जो सेनापति थे हरिशेन ने लिखा हुआ है, किसमें? हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के पूरी कहानी के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति के दृष्टिकोण से कमजोर रहा है, बहुत बड़े बड़े राजनेता यहां पर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शासक यहां पर रहे हैं। ठीक, मेडाइवल के टाइम पर, एंशिएंट टाइम पर भी, मेडाइवल टाइम पे भी। और अगर स्वतंत्रता आंदोलन की भी बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस बात से भी भली भांति परिचित हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा दोस्तों डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यूपी स्पेशल में जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों ये तो हो गई एक बुनियादी बातें, बेसिक बातें उत्तर प्रदेश के बारे में। अब जरा देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में है कहां पर। ये तो हमने उसका ऐतिहासिक अवलोकन कर लिया, सिंहावलोकन कर लिया। पूरे विश्व में देख तो लें जरा उत्तर प्रदेश है कहां पर। तो सर जी, अगर आपको, ये तो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में है, ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये भारत, यू कैन इजिली सी दिस इज इंडिया। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में ये जो राज्य है यहां पर ही है उत्तर प्रदेश। समझ में आ रही बात क्या? भारत में देखो, अब आप पूरे विश्व में देखें तो हम कौन से गोलार्ध में, जाहिर सी बात है कि जो हमारा भारत है, भारत किस गोलार्ध में है? भारत है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही उत्तर प्रदेश है। यस और नो? कर्क रेखा, और कर्क रेखा के ठीक ऊपर कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है आपको? ठीक ऊपर दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होगी ये भी पता होना चाहिए हमें, कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मॉनसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? वैसे तो पूरे भारत की कृषि मॉनसून पर निर्भर है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी उसी में है। उत्तर प्रदेश की कृषि भी मॉनसून पर निर्भर है। आप देखो यहां पर, ये अगर आप देखोगे ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ से 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गई है, और हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है 23.5 डिग्री से जो कर्क रेखा गई है, और हमारा जो विस्तार है वो यहीं से शुरू होता है, बिल्कुल यहाँ से 23 डिग्री से ही, 23 डिग्री 52 मिनट से। समझ में आ रही बात क्या? तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि भारत के संदर्भ में, अब चूंकि हमें इसकी भौगोलिक स्थिति देखनी है तो ये मैंने आपकी इसकी भौगोलिक स्थिति बता दी। भौगोलिक स्थिति के बाद, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखने के बाद जरा थोड़ा सा पॉलिटिकल आउटलुक देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इस आपके सामने ब्लैंक मैप रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लैंक मैप पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बट बिफोर सीइंग टू द ब्लैंक मैप मैं आपको एक ये उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप दिखाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र दिखाना चाहता हूं। देखो मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो, मैं हूं ज्योग्राफी का भी टीचर, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं। ठीक, और ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस भी पढ़ाता हूं, ध्यान रखिएगा। जब भी मैंने ज्योग्राफी किसी भी क्लासरूम में कहीं पर भी कोचिंग पढ़ाई है, किसी भी कोचिंग में पढ़ाया है, जब भी ज्योग्राफी किसी भी इंस्टीट्यूट में, हमेशा मैंने ज्योग्राफी को शुरुआत करने से पहले हमेशा बच्चों को बोला कि पहले मानचित्रावली पर काम करो, पहले हमेशा मैपिंग देखो। और मैपिंग को समझाने के मैं पहले फिजिकल ज्योग्राफी नहीं शुरू करके पहले मैं कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी शुरू करता हूँ। और कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी में पहले मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये महाद्वीप, इतने महाद्वीप हैं, इस महाद्वीप में ये देश यहाँ पर है, ये देश यहाँ पर है, अरब सागर कहाँ पर है, हिंद महासागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है, ये सारी बातें पहले बताता हूं मैं। क्यों? क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है। डायरेक्टली मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई स्ट्रोम्बोली,
है ना, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रोम्बोली, सीधे मान लो मैंने ज्वालामुखी पढ़ाया और ज्वालामुखी मैंने बताया कि यहाँ पर एक स्ट्रोम्बोली है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह बोलते हैं या लाइट हाउस बोलते हैं। ठीक, अब आपको यही नहीं पता कि सर स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है। मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रोम्बोली वहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी के पास में है। देखो वहाँ पर यूरोप के साउथ में, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में आपको स्ट्रोम्बोली मिलेगा, आपको दिख ही नहीं रहा क्योंकि आपने पहले मेडिटेरेनियन सी देखा ही नहीं है। तो पहले कोई भी नया सब्जेक्ट जब पढ़ो आप, तो उसके पहले, चूंकि हमें तो यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का अध्ययन करना है और बड़ा वास्ट सिलेबस है, पेपर 5 और पेपर 6 बड़े बड़े पेपर हैं दोनों। तो पहले जो कुछ भी, चूंकि मैं आपको उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज भी पढ़ाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश की सॉइल्स भी पढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन, सारी चीजें मुझे पढ़ानी है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एटलीस्ट उत्तर प्रदेश का मानचित्र तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो जरा उसको देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। पहले जरा उत्तर प्रदेश की थोड़ा लंबाई चौड़ाई बता देता हूं आपको। अगर हम उत्तर प्रदेश की इस दृष्टिकोण से लंबाई देखें, इस दृष्टिकोण से मतलब अगर मैं वेस्ट से अगर ईस्ट डायरेक्शन में इसकी लंबाई देखूं तो ये कितने किलोमीटर है, ये है सर जी 650 किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई देखें तो उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। समझ में आ रही बात क्या, 240 किलोमीटर लंबाई है, 77 डिग्री 77 डिग्री नॉर्थ एक देशांतर ये और 84 डिग्री देशांतर ये, 84 डिग्री ये कैसा विस्तार है, ये विस्तार है हमारा। समझ में आ रही बात क्या, ये कौन सी रेखाएं हैं बोलो आप। दो आपने अभी मैंने आपको बताया कि देखो ये ग्लोब अगर मैं बनाऊं, देखो इस ग्लोब को देखो, इस ग्लोब में ये है अक्षांश रेखाएं और ये कौन सी रेखाएं हैं, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं और ये कौन सी रेखाएं हैं, ये है देशांतर रेखाएं। ठीक, तो अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक ये 84 डिग्री तक जा रहा है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश से ही भारत की मानक समय रेखा, उत्तर प्रदेश से ही नैनी के पास से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है, जहां से भारत का समय निर्धारित होता है, वो भी उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। समझ में आ रही बात क्या, थोड़ा बहुत बेसिक्स तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो 23 डिग्री से यहां पर 23 डिग्री से लगभग 30 डिग्री तक, 23 डिग्री से 30 डिग्री तक हमारा ये आपको अक्षांशीय विस्तार दिखाई देगा। तो ये है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और ये है उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार और ये है उत्तर प्रदेश की ये पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई। दोस्तों इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, देखो उत्तर प्रदेश में लिख रहा हूं टोटल 9 और 9 में ब्रैकेट में लिख रहा हूं 8 तो है भैया स्टेट, 8 तो है स्टेट और एक है यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी। तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर कर रहा है। और वो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री दोस्तों किसके साथ है, नेपाल के साथ वो इंटरनेशनल बाउंड्री साझा कर रहे हैं हम। ठीक, तो उत्तर प्रदेश 8 स्टेट एक यूनियन टेरिटरी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये 8 स्टेट कौन कौन से हैं। चलो अभी बता देते हैं हम कि ये 8 स्टेट कौन कौन से हैं। 8 स्टेट में शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हिमाचल प्रदेश, राइट, हिमाचल प्रदेश। पेन की थोड़ा थिकनेस कम करते हैं, थोड़ा सा और। एक तो हो गया आपका ये उधर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद एक यूनियन टेरिटरी हो गया अपना दिल्ली। हरियाणा के बाद फिर आ जाओ आप नीचे और नीचे उतरो राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद सीमा साझा होती है, अगर ऊपर चले जाओ तो बिहार, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, सीजी। इतने राज्यों के साथ हम सीमा साझा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रही बात क्या, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो गया ऊपर, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर अभी बताऊंगा मैं, तो ऊपर सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद हम हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। हरियाणा के साथ हम जो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद हम राजस्थान के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। राजस्थान के बाद हम एमपी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। हाँ, एक और स्टेट यहाँ पर लिख देता हूँ, उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ भी हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। बिहार के साथ उत्तराखंड तो बिल्कुल अंडरस्टूड ही है, चूंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है।
झारखंड के साथ हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के साथ हम बाउंड्री, टोटल 9 राज्यों के साथ हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों लेकिन बाउंड्री शेयर तो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक और बात जो मुझे आपको बतानी चाहिए और वो ये है, वो ये समझिए आप कि जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का मैंने एक ब्लैंक मैप बनाया, तो हमारे जितने भी ये राज्य हैं, जिन राज्यों के साथ हम सीमा साझा कर रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं, सुनिएगा ध्यान से, उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं जो दूसरे प्रदेशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के पूरे जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, ये सारे सीमावर्ती जिले पता होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सबसे पहले यहां पर कौन सा है, सहारनपुर है। बोलो भाई, सहारनपुर के बाद क्या है, देखो आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा और नहीं याद है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सब चीजें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर सहारनपुर हो गया, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरनगर के बाद आएगा अगला जिला आपका बिजनौर। तो ये 3 जिले याद रखिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, महत्वपूर्ण जिले हैं। बिजनौर से आगे आएंगे तो अगला जिला मिलेगा आपको मुरादाबाद, ठीक। मुरादाबाद से और आगे आएंगे तो आपको एक जिला मिलेगा रामपुर। मुरादाबाद किस लिए फेमस है, पूरे इंडिया में पीतल उद्योग के लिए, किसके लिए, पीतल उद्योग के लिए, ब्रास इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। और आपने सुना होगा ना रामपुर की छुरी, वो छुरी जिससे बनती है ना पीतल धातु से, तो वो पीतल यहीं से, ये पीतल के जो सामान जो बनता है यहाँ पर मुरादाबाद में पीतल का सामान बनता है, ठीक है। तो सहारनपुर हो गया, सहारनपुर के बाद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है। रामपुर से जैसे ही आगे आओगे तो बरेली, सुना होगा आपने बरेली, यस और नो, बरेली महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण जगह है बरेली, ठीक। बरेली एक बड़ा गाना भी बड़ा प्रचलित है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ये वही वाला बरेली है, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 बरेली हैं, एक बरेली और एक रायबरेली। ये कौन सा है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम बरेली की। तो सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद के बाद रामपुर के बाद बरेली, और बरेली के बाद एक आता है जिला पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत के बाद अगला जिला आता है लखीमपुर खीरी, अगला जिला आता है लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी से थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक जिला मिलेगा तुमको बहराइच। ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पीलीभीत के बाद से लेके महाराजगंज, अभी एक जिला आएगा महाराजगंज, पीलीभीत से महाराजगंज तक जितने भी जिले हैं ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। और सहारनपुर जो है, सहारनपुर किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो सर जी सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ, उसके बाद इधर आते हैं तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया। बहराइच के बाद एक जिला मिलेगा आपको श्रावस्ती, और श्रावस्ती से थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो आपको मिलेगा एक जिला बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर से थोड़ा सा और आगे आओगे, जब आप थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है मैप में, क्योंकि पेन की थिकनेस ज्यादा है तो लोकेशन थोड़ा इधर उधर हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस यही है। बलरामपुर के बाद जैसे ही आओगे आप तो मिलेगा आपको सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद आपको मिलेगा महाराजगंज। यहां तक महाराजगंज तक जो है, महाराजगंज से लेके पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक किसके साथ बाउंड्री साझा हो रही है, नेपाल के साथ सीमा साझा हो रही है, ठीक। महाराजगंज से जैसे ही आओगे तो ये नोक निकल रही है, ये क्या है, कुशीनगर, क्या है ये, कुशीनगर। सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक जितना भी ये क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का अभी भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा, ये उत्तर प्रदेश का कैसा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है, समझ में आ रही, उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई क्षेत्र है, यस और नो। तो यहां से लेके यहां तक, सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक कौन सा क्षेत्र है, ये पूरा भाबर क्षेत्र है, ठीक। भाबर, उसके बाद फिर तराई, और उसके बाद फिर पूरा मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर आपको दक्षिण में आपको हमारा जो बुंदेलखंड का जो पठारी रीजन है, विंध्य रीजन है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुशीनगर तक आ गए सर, बोलो भाई। कुशीनगर के बाद आपका आएगा आपका देवरिया के बाद आएगा आपका बलिया, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका गाजीपुर के बाद आएगा आपका अगला जिला है चंदौली, ठीक है। और चंदौली के बाद ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है सोनभद्र,
ठीक है। सोनभद्र के बाद थोड़ा सा इधर आओगे तो मिलेगा आपको मिर्जापुर, याद है ना, मिर्जापुर एक वेब सीरीज थी, किंग ऑफ मिर्जापुर, कालीन भैया, वो यही मिर्जापुर है, ठीक है। मिर्जापुर के बाद जैसे आप इधर आओगे तो आपको मिलेगा प्रयागराज, इलाहाबाद था जिसका नाम बदल के कर दिया गया प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज के बाद आपको मिलेगी चित्रकूट की पावन धरती, चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद मिलेगा यहां पर आपको बांदा, बांदा के बाद आपको मिलेगा यहां पर महोबा, महोबा के बाद मिलेगा आपको ये है सर आपका ललितपुर, ललितपुर के बाद ये है तो आपका यहां पर क्या, झांसी, झांसी के बाद यहां पर सर मिलेगा आपको जालौन, जालौन के बाद यहां पर मिलेगा आपको इटावा, इटावा के बाद आएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, इटावा के बाद आएगा आगरा, आगरा के बाद आएगा मथुरा, और मथुरा से यहीं से जुड़ा हुआ है आपका अलीगढ़, और अलीगढ़ के बाद इधर है आपका गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, नोएडा के बाद है आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद है बागपत, और बागपत के बाद आएगा आपका शामली, और फिर सहारनपुर। तो दोस्तों ये हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, यस और नो। तो जब एक बार आप सीमावर्ती जिले जब देख लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये बताना कि भाई हमारे कौन से राज्य की सीमा किस किस जिले के साथ स्पर्श हो रही है। जैसे दोस्तों इसी क्रम में मैं आगे बताऊं तो सबसे पहले अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम किसकी बात करें, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के किससे मिल रही है, सहारनपुर के साथ मिल रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अलावा दोस्तों अगर मैं झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की बात करूं तो झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के साथ सीमा मिला रहे हैं, किसके साथ, सोनभद्र के साथ सीमा मिल रही है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उसके बाद अगला राज्य आता है कौन सा, हरियाणा। तो हरियाणा से एक तो हमारा जिला है बागपत, अब आपको दिख रहा है ना बागपत कहाँ है। दूसरा जिला क्या है, दूसरा जिला है सर शामली, शामली, शामली के बाद अगला क्या है, सॉरी शामली के बाद है नोएडा, या जिसको हम बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर। तो बागपत हो गया, शामली हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका, नोएडा हो गया। अब देखो आप क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ऊपर शामली और बागपत, तो शामली बागपत और ये है इधर पर नोएडा। ध्यान रखिएगा गाजियाबाद की सीमा हरियाणा के साथ स्पर्श नहीं हो रही है, ये है नोएडा, और नोएडा के बाद आएगा आपका, नोएडा से जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपका मथुरा, मथुरा की सीमा भी हरियाणा के साथ मिल रही है। मथुरा के बाद आएगा आपका अलीगढ़, और अलीगढ़ की सीमा भी दोस्तों हरियाणा के साथ मिल रही है, यस और नो बताओ। तो बागपत हो गया, शामली हो गया, नोएडा हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़, इनकी सीमा किसके साथ मिल रही है, हरियाणा राज्य के साथ, इन सबकी इनकी सीमा टच कर रही है, सीमा मिल रही है। क्लियर है बात क्या, बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के साथ जो हमारी सीमा साझा हो रही है वो दो ही जिले हैं, एक है आपका आगरा और दूसरा है आपका मथुरा। आगरा और मथुरा दो जिलों के साथ राजस्थान की सीमा साझा हो रही है, ठीक है। दिल्ली की अगर बात करें हम, दिल्ली की अगर बात करें, ठीक है, तो दिल्ली में आपको एक तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जिसको हम नोएडा बोलते हैं, और दूसरा गाजियाबाद, ठीक है। नेपाल के साथ हमारी किसकी सीमा साझा हो रही है, तो पीलीभीत से लेकर नेपाल के साथ, कोई तुमसे पूछे कि सर नेपाल के साथ हमारी सीमा कहां साझा हो रही है, तो आप बोलोगे सर पीलीभीत से लेकर महाराजगंज तक के जितने भी जिले हैं ये सब किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, सर जी ये सारे जो है नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत, यस और नो में जवाब दीजिए, गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो हिमाचल प्रदेश वो राज्य जो सबसे कम सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। अब दूसरा वो राज्य जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ वो है मध्य प्रदेश। सर जी जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश 11 जिलों के, यूपी के 11 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है मध्य प्रदेश। सर जी कौन कौन से हैं 11 जिले, वो तो 11 जिलों में अगर हम शुरू करें तो एक तो आपका हो गया प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, एक क्या हो गया प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आ गया आपका चित्रकूट, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद है बांदा, बांदा के बाद है महोबा, महोबा के बाद है ललितपुर, महोबा के बाद है ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर के बाद आता है झांसी, झांसी, झांसी के बाद आता है इटावा, यस और नो। तो प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, इटावा हो गया, ठीक है। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब कौन कौन से जिले बचे, ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने वो जिले बता दी जो मध्य प्रदेश में नीचे से हमें टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो ये देखो, ये जो नीचे से हमें जो जिले टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, आप ये देखिए, ये वो सब जिले हैं। अच्छा मिर्जापुर भी उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वो जिले हैं जो हमारे इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक। और सोनभद्र भी, सोनभद्र और मिर्जापुर दो जिले और लिख लीजिए, सोनभद्र मिर्जापुर। और इधर आप आओगे तो जालौन के साथ भी सीमा साझा हो रही है, इटावा के साथ भी सीमा साझा हो रही है, और आगरा के साथ भी सीमा साझा हो रही है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं जालौन के साथ, जालौन के साथ
इटावा के साथ और आगरा के साथ और सोनभद्र के साथ तो हमारी सीमा साझा हो ही रही है। तो ये टोटल 11 जिले हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश के वो 11 जिले जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ मिल रही है। तो सर जी पहले हमने देखा हिमाचल प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस और नो। अब क्या बचा इसके अलावा? एक 8वां मैंने आपको बता दिया, नेपाल। और अब आता है आपका उत्तराखंड। तो ये वाला जो रीजन था, ये किसका रीजन था? ये पूरा उत्तराखंड का रीजन था। तो मैं आपको बता देता हूं, इसी मैप में बता देता हूं कि पीलीभीत से लेके पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये जितना भी तुम एरिया देख रहे हो, ये सब किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? क्योंकि ये देखो, इधर है उत्तराखंड और इसी के साथ बना हुआ है बगल में क्या है? ये नेपाल। और यहीं पर क्या है? यहीं पर है आपका पीलीभीत। तो पीलीभीत से लेके इधर तक जितने जिले हैं, ये सब किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? नेपाल के साथ। और पीलीभीत से अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में आ जाओगे, पीलीभीत से वेस्ट डायरेक्शन में आ जाओ, ये पूरा सहारनपुर, ये पूरा क्षेत्र, ये सब किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। क्लियर है बात क्या? तो ये मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिचय है वो देने का प्रयास किया मैंने आपको कि उत्तर प्रदेश कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, ये यूपी है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा रैंडमली, अगर हम एक मैप बनाएं इसका, तो आप देखो जरा ये ध्यान से, और बहुत आसान है उत्तर प्रदेश का मैप बनाना, कोई इसमें थोड़ा सा रफ जरूर बन सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, आप बना सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इधर से आए, ये इधर मिर्ज़ापुर होते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, ये बांदा महोबा वाला क्षेत्र आ गया है आपका, और ये घूम गए, ये ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, थोड़ा सा अंदर गए, आगरा, मथुरा, इटावा, और ये बागपत शामली हो गए, यहाँ पहुँच गए। ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरतम जो जिला है वो क्या है? सहारनपुर। ठीक है जी, सहारनपुर उत्तरतम जिला है। फिर ये जो है कुशीनगर, जो है कुशीनगर, आप देखोगे ये कौन सा जिला है? कुशीनगर यहाँ पर आपका वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में कुशीनगर है। इधर आप देखोगे तो मिलेगा आपको एक जिला शामली, शामली एक जिला यहाँ पर हो गया, और शामली के बाद आप यहाँ देखोगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर ये सोनभद्र दक्षिणतम जिला है। यस और नो? अब देखो क्लियर हो गई होगी पिक्चर। अब आप यूपी का एक मैप देख लो जरा, एकदम चीज़ें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, ये है यहाँ रहा आपका कुशीनगर, ये है बलिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये इधर आ गया आपका ये सोनभद्र, सोनभद्र के बाद इधर तुम्हारा हो गया ये शामली, और शामली के बाद सबसे उत्तरतम हो गया आपका ये सहारनपुर। तो कुछ ऐसा है हमारा उत्तर प्रदेश, बिजनौर और ये सारे जिले, ये वाले, अब ये जो सारी बेल्ट है, ये वाली सारी बेल्ट जो है, ठीक है, इसमें यहाँ से मैंने आपको बताया ना, पीलीभीत से उठा लो आप, पीलीभीत से महाराजगंज तक वाला, पीलीभीत से महाराजगंज तक वाला जो इलाका है, जो एरिया है, यहाँ से फ्रॉम पीलीभीत टू महाराजगंज, ये पूरा नेपाल के साथ सीमा साझा हो रही है। उसके अलावा ये तुम्हारा पूरा उत्तराखंड है, यहाँ पर हिमाचल के साथ बाउंड्री टच हो रही है। ठीक है, हिमाचल का, और ये जो तुम देख रहे हो ना शामली, बागपत, है ना, ये पूरा ये तुम्हारा किसके साथ है? ये हरियाणा है, इधर पर हरियाणा, और यहीं पर है आपका ये जहाँ दिख रहा है ना, ये आपका गाजियाबाद है, ये नोएडा है, और यहीं पर है आपका दिल्ली। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का हापुड़ है, ये भी याद रखिएगा। हापुड़ जो है, कहाँ गया? ये रहा हापुड़, हापुड़ सबसे छोटा जिला है, और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, और हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। क्लियर? तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। हाँ, ललितपुर क्यों फेमस है? अभी देखिए, ललितपुर इसलिए फेमस है, ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये बहुत छोटी सी बाउंड्री है झांसी और ललितपुर की, बहुत छोटी सी बाउंड्री झांसी ललितपुर की। ललितपुर इसलिए फेमस है क्योंकि हाल ही में ललितपुर में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले हैं? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और ये जो ललितपुर है, ये किस क्षेत्र में आता है? आपको पता है कि ललितपुर आता है बुंदेलखंड रीजन में। अब जरा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण रीजन बुंदेलखंड। ठीक, और बुंदेलखंड में क्या क्या आता है? तो बुंदेलखंड में है आपका बांदा है, बुंदेलखंड में आपका महोबा है, बुंदेलखंड में बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर भी बुंदेलखंड में ही आता है ना। बेतवा का क्षेत्र है हमीरपुर, अच्छा बेतवा का क्षेत्र है हमीरपुर। और हमीरपुर क्यों फेमस है? क्योंकि हमीरपुर में जो है जिप्सम और सेल खड़ी,
जिप्सम और सेल खड़ी जैसे खनिज जो है हमीरपुर में हमें मिलते हैं। जिप्सम और सेल खड़ी जो है खनिज हमीरपुर में मिलते हैं। बांदा, बांदा के पास ही मध्य प्रदेश का एक और बांदा से लगा हुआ जिला है जो है पन्ना, और पन्ने में आपको पता है कि वहां पर किसकी खदान है, हीरे की खदान है वहां पर। बांदा में नहीं है, पन्ना में है, लेकिन बांदा और पन्ना आपस में क्या है, लगे हुए, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक, तो बांदा हो गया, महोबा हो गया। महोबा जो है बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा, आला और ऊदल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, आला और ऊदल, ये जो बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड को बोलते हैं जेजाक भोक्ति। जेजाक नाम के राजा थे, जेजाक नाम के राजा थे, और उन्हीं की ये भूमि, इसलिए बोलते हैं बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है जेजाक भोक्ति। और यहाँ की जो भाषा है, वो भाषा कैसी है भैया, तो भाषा है बुंदेली भाषा बोली जाती है। महाराज छत्रसाल और बुंदेल वंश का यहाँ पर काफी लंबे समय तक शासन रहा है। बुंदेल वंश का और महाराज छत्रसाल का बड़े लंबे समय तक शासन रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की जो टेरिटरी है वो यूपी और एमपी दोनों में फैली हुई है। ठीक है, तो बुंदेलखंड एक बांदा हो गया, बांदा के बाद महोबा हो गया, महोबा के बाद हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद हम चित्रकूट को कैसे भूल सकते हैं। चित्रकूट बड़ी पावन धरती है चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट में कौन सी नदी देखने को मिल रही है सर हमको, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी हमें देखने को मिले। पयस्विनी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं। हमारा जो चित्रकूट धाम मंडल है, उस चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय कहां पर है, उस चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय है बांदा में। ठीक है, चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय है बांदा में। तो बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, फिर झांसी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके का सबसे बड़ा जिला वो है झांसी। झांसी के बाद इसी में आता है सर आपका जालौन, और जालौन के बाद आता है आपका ललितपुर, और इसी ललितपुर में ही बहुत फेमस डैम बना हुआ है, माता टीला डैम। ठीक है, ललितपुर में कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, उसमें से क्या है, माता टीला डैम। तो बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन और ललितपुर, ये जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि ललितपुर में जो है यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा ललितपुर में यूरेनियम के अलावा तांबे के भी भंडार पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो वैसे तो बुंदेलखंड आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा कमजोर है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़ा सशक्त है, क्योंकि बुंदेलखंड जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, बुंदेलखंड ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, जो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से बड़ा सशक्त है, ये बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ मतलब भूकंप आने की संभावनाएं बहुत कम होती है बुंदेलखंड वाले रीजन में। ठीक है, लेकिन चूंकि बुंदेलखंड थोड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन नदी और बेतवा नदी को लिंक किया जाएगा, ताकि जो बुंदेलखंड के जो कुछ जिले हैं उन जिलों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यस और नो? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र, और जो क्षेत्र सूखाग्रस्त होगा निश्चित रूप से वहां पर आर्थिक रूप से पिछड़ापन होगा, गरीबी होगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, मिनरल्स तो हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबी बहुत है। बुंदेलखंड के पास जब आप महोबा के आसपास वाले क्षेत्र में आएंगे तो वहां पर बहुत सारे क्या हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों से हमें क्या मिलती है, गिट्टी मिलती है। गिट्टी उत्तर प्रदेश में जब आप महोबा से बांदा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक जगह मिलेगी आपको कबरई नाम की एक जो जगह है, उस जगह में बहुत सारे क्रशर लगे हुए हैं, और वो उन क्रशर से जो गिट्टी जो निकल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसकी सब उत्तर प्रदेश का बल्कि बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी उस गिट्टी की सप्लाई हो रही है। यहां तक कि जो बेतवा नदी है और केन नदी है, इस बेतवा नदी और केन नदी से जो है रेत का एक्सट्रैक्शन भी किया जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो बेतवा नदी की जो रेत की जो क्वालिटी है, जिसको हम बालू बोलते हैं, वो सबसे प्रीमियम क्वालिटी में माना जाता है। रेड कलर की सैंड होती है, लाल रंग की रेत होती है वो, जिसको बालू बोलते हैं। और वो यहीं पर हमीरपुर जिले और बांदा जिले, स्पेशली हमीरपुर जिले में, चूंकि बेतवा और यमुना, और बेतवा का क्या है, वो दोआब क्षेत्र है, बीच में हमीरपुर है, एक तरफ यमुना है, एक तरफ बेतवा है, वो दोआब क्षेत्र है। तो बड़ी फर्टाइल लैंड है हमीरपुर के आसपास की, और वहां से रेत का खनन भी खूब होता है। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो मैंने क्यों स्पेशली बुंदेलखंड क्यों उठाया दोस्तों, बुंदेलखंड मैंने स्पेशली इसलिए उठाया क्योंकि आपके मेंस एग्जाम में बुंदेलखंड से क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आज जो है आप लोगों के लिए कुछ मेंस के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, वो भी दिखा देता हूं कि मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन डाले हैं, चूंकि आपके एग्जाम में, जो कि अल्टीमेटली तो लिखना ही है आपको, ठीक है, अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना से संबंधित प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को हम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले जो एक क्वेश्चन एक और था बुंदेलखंड वाला, चलो मैं शायद भूल गया हूं डालना, बट कोई बात नहीं। अब जैसे आप मान लीजिए ये प्रश्न देखिए, आप जरा ये वाला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है
कि उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए, सुनिएगा ध्यान से, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ने का प्रयास करेंगे अब, है ना। मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी यही है, मेंस के क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ते जाते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना होता है उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर में नहीं आया होता, अगर क्वेश्चन नहीं भी आया प्रीवियस ईयर में तो हम क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलो इस क्वेश्चन को डील करते हैं जरा, लेकिन इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा पूरा समूचा जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, इस उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है वो भी जरा देख लेंगे। भौगोलिक भागों में बांटने से पहले एक सेक्शन और जो है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश बड़ा डाइवर्सिफाइड स्टेट है ना, मतलब मैं यहां पर ये इसका हिंदी में इसका मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश की उच्चावचीय विशेषताएं। तो भैया उत्तर प्रदेश की उच्चावचीय विशेषताएं बहुत सारी हैं। क्या क्या है उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी रिवर्स हैं, उत्तर प्रदेश में प्लेन्स हैं जो बड़ा फर्टाइल है, उत्तर प्रदेश में प्लेट्यू भी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्लेन है, प्लेट्यू है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इसके अलावा आपके पास वेटलैंड भी है, आर्द्रभूमि क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और ये आर्द्रभूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश के, ये आर्द्रभूमि क्षेत्र आपको कहाँ मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के ये आर्द्रभूमि क्षेत्र आपको तराई रीजन में मिल जाएंगे। यस और नो, तराई रीजन में, चूंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी क्या मिलती हैं, झीलें भी मिलती हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, झीलें हैं, इसलिए इस वेटलैंड वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के इस वेटलैंड वाले क्षेत्र में मखाने की खेती भी होती है, राइट। तो ये हो गया, रिवर्स हो गया, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, वेटलैंड हो गया, और क्या क्या यूपी में, इसके अलावा यूपी में नेशनल पार्क भी हैं, नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। हस्तिनापुर, जैसे हस्तिनापुर सेंचुरी, हस्तिनापुर अभ्यारण्य है, पीलीभीत में यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर, पीलीभीत में। दुधवा नेशनल पार्क भी यहीं पर है, तो उत्तर प्रदेश की जो फिजियोग्राफिक जो फीचर्स हैं, फिजियोग्राफिक फीचर में जैसे आप रिवर की बात कर लो तो कितना बड़ा गंगा एंड यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में बड़ा व्यापक दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है ना, उपजाऊ है। यहाँ पर कैसी मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है, जलोढ़ निक्षेप भी यहाँ पर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, इसके अलावा प्लेन रीजन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के प्लेन रीजन में जैसे यही गंगा का मैदानी क्षेत्र, और गंगा का मैदानी क्षेत्र अपने आप में कैसा है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में भी आपको कैसी मिल जाएगी, जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी, और अपने आप में ये बड़ा ही कैसा है, फर्टाइल रीजन है। यहाँ की जो मृदा है वो जलोढ़ है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है ये वाली। तो उत्तर प्रदेश के जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी भाग हैं, और इन्हीं मैदानी भागों में, उत्तर प्रदेश के इन्हीं मैदानी भागों में गेहूँ चावल गन्ना, दलहन तिलहन, इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है, जिसमें से मूल रूप से गेहूं, चावल, आलू और गन्ने की खेती तो खूब ज़्यादा यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा प्लेट्यू रीजन की बात कर लें तो प्लेट्यू रीजन में एक तो मैंने आपको अभी बुंदेलखंड के पठार के बारे में बताया, बुंदेलखंड एक पठारी क्षेत्र है, और बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिम भाग है, उस उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में आपको, दक्षिण पूर्वी जो भाग है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट भाग है, उस क्षेत्र में आपको विंध्यन श्रृंखला भी लगी हुई मिल जाएगी, जिस विंध्यन श्रृंखला का विस्तार आगे फिर मध्य प्रदेश में है, कैमूर रेंज की पहाड़ियां और वो सब सारी चीजें। क्लियर बात क्या? तो ये उत्तर प्रदेश का कैसा है, उच्चावचीय विशेषताएं हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे 125 शब्दों में, 125 शब्दों में 8 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की उच्चावचीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मुझे लगता है आप बड़े आराम से उत्तर प्रदेश की उच्चावचीय विशेषताओं का वर्णन कर लेंगे। यस और नो? ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब जो उच्चावचीय विशेषताएं हो गई, उच्चावचीय विशेषताओं के बाद फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश देखते हैं। यानी उत्तर, जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया का पूरा फिजिकल डिवीजन देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम किसका फिजिकल डिवीजन देखेंगे, यहाँ पर हम फिजिकल डिवीजन देखेंगे उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के फिजिकल डिवीजन में ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के फिजिकल डिवीजन में सबसे पहले वाला, वैसे तो देखो ज्यादातर किताबों में आपको डिवीजन 3 मिलेगा, लेकिन मैं 3 नहीं आपको 4 डिवीजन बताऊंगा। सबसे पहले तो शिवालिक गिरिपादीय क्षेत्र, शिवालिक गिरिपादीय, सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर
सहारनपुर क्षेत्र, ठीक है। शिवालिक गिरिपादी सहारनपुर क्षेत्र हो गया। शिवालिक गिरिपादी सहारनपुर क्षेत्र के बाद आपका दूसरा जो क्षेत्र है वो है भाबर और तराई बेल्ट। भाबर और तराई बेल्ट, भाबर तराई बेल्ट के बाद तीसरा है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के बाद चौथा जो है वो दक्षिण का पठारी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? दक्षिण के पठारी क्षेत्र में विंध्यन और जो बुंदेलखंड का जो रीजन है वो इस क्षेत्र में आ जाएगा। यस और नो में जवाब दीजिए। क्लियर? तो इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपर है शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र। देखो शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जब तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब तक तो ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपको पता है ये शिवालिक का क्षेत्र है। ठीक, हिमालय का जो विभाजन है, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक है। तो शिवालिक कैसा क्षेत्र है? ये वाला उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र शिवालिक। शिवालिक का जो फुट हिल्स है, शिवालिक का जो गिरिपाद ये क्षेत्र है, उसके नीचे ठीक नीचे आता है भाबर और तराई क्षेत्र। तो हमें बेसिकली कहां से देखना है? भाबर और तराई क्षेत्र से देखना है। तो आप देखोगे सबसे पहले यहां पर जैसे देखोगे आप भाबर क्षेत्र, तो भाबर क्षेत्र का जो दोस्तों जो विस्तार है, भाबर क्षेत्र का विस्तार कहां से है दोस्तों? सहारनपुर से लेके, कहां से लेके? सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक, सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक इसका विस्तार है। दोस्तों ये भाबर जो क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र पश्चिम में इसकी चौड़ाई तो ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं ये क्या होता जाता है दोस्तों? ये नैरो होता जाता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है, पश्चिम में दोस्तों इसकी चौड़ाई लगभग 32 किलोमीटर के आसपास है। भाबर क्षेत्र की कुल ऊंचाई, औसत ऊंचाई 291 मीटर के आसपास है। कैसी है? 291 मीटर। दोस्तों ये जो भाबर क्षेत्र है, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, ये जो भाबर क्षेत्र है, इस भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े क्या मिलते हैं? बड़ी बड़ी चट्टानें, जिनको हम ग्रैन्यूल्स और बड़ी और छोटी चट्टानें, ग्रैन्यूल्स एंड पेबल्स इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रैन्यूल्स और पेबल्स यहां पर मिलते हैं। तो ये जो भाबर क्षेत्र है, इस भाबर क्षेत्र में जो है नदियां अक्सर क्या हो जाती हैं? नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज से और क्लियर हो जाएगा। नदियां क्या हो जाती हैं? अक्सर इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कृषि के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी नहीं है। कृषिगत दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना उपयोगी नहीं है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तार है। पश्चिम में चौड़ाई इसकी मैंने बता ही दिया है। जैसे मान लो अब ये देखो, अब ये आए ऊपर हिमालय से, ठीक है, ये हिमालय का ऊपर शिवालिक वाला रीजन है, ये है गिरिपाद। तो इस गिरिपाद में जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हो ना आप, ये वाला, व्हाट हैपेंड टू दिस पेन? कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ है अचानक। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो गिरिपादीय क्षेत्र है, एक मिनट, एक मिनट। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लो ऊपर ये शिवालिक का क्षेत्र है, शिवालिक के नीचे कौन सा क्षेत्र आता है? वो उसका गिरिपादीय क्षेत्र आ जाता है। गिरिपादीय क्षेत्र के नीचे ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़ी बड़ी रॉक्स दिखाई देती है। अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसके माध्यम से बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, देखिए ये क्षेत्र है, ये वाला देखिए, ये हिमालय रीजन हो गया आपका, ये हिमालय रीजन हो गया। हिमालय के बाद ये नीचे कौन सा क्षेत्र हो गया? ये आपका भाबर क्षेत्र हो गया। देख रहे हो आप भाबर क्षेत्र? ठीक, भाबर क्षेत्र, बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही हैं इस भाबर क्षेत्र में, दिख रही है आपको बड़ी बड़ी चट्टानें भाबर क्षेत्र में। ठीक, भाबर क्षेत्र के बाद ये नीचे तुम्हारा ये तराई क्षेत्र आ गया। तराई क्षेत्र कैसा है? ये दलदली भूमि है, दलदली क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है जलाक्रांत क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में वेटलैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वेटलैंड।
ठीक है, जो नदियां यहां पर विलुप्त हुई थी, वो नदियां वापस यहां पर आकर दिखने लगती हैं हमें। ठीक है, जैव विविधता की दृष्टिकोण से क्षेत्र कैसा होता है? संपन्न क्षेत्र होता है। ठीक, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो पानी है, वो बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। चूंकि यहाँ पर क्या है, नमी बहुत है, मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है। मिट्टी में नमी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या है, ह्यूमस की मात्रा भी बहुत अधिक दिखाई देती है। ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा है। यस और नो, क्लियर हो रही क्या बात आपको? तो आपको ये याद रखना है कि ये जो तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र, जो मूलतः आपका जो शाहजहांपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, बहराइच वाला जो क्षेत्र है, रामपुर वाला क्षेत्र है, और उधर पूरा ऊपर वो नीचे चले आए उधर कुशीनगर तक, ये पूरा कैसा क्षेत्र है हमें दिख रहा है? तराई क्षेत्र मिल रहा है। तो पहला हो गया भाबर क्षेत्र और दूसरा हो गया तराई क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र आपको निश्चित रूप से याद रखने हैं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई दोस्तों, बात जरूर याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र वेस्टर्न डायरेक्शन में तो चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ईस्ट में जाते जाते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, नैरो हो जाती है। लेकिन जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में ईस्ट में क्या है? ये नैरो है, और वेस्ट में क्या हो जाता है? ये वेस्ट में जाके ये वाइड हो जाता है। समझ में आ रही बात क्या? वेस्ट में जाके इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? तराई क्षेत्र की चौड़ाई और अधिक बढ़ जाती है। इतना फैक्ट आपको ये निश्चित रूप से याद रखना ही रखना है। क्लियर बात क्या? तो आज इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जहां मैं उत्तर प्रदेश का जो अगला विभाजन जो मुझे बताना है, ये देखो आप, ये डायग्राम है, ये भाबर वाला क्षेत्र है, बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हैं, फिर ये नीचे आपका तराई क्षेत्र आ गया, फिर ये बांगर है, और ये खादर क्षेत्र है। खादर क्षेत्र में नई जलोढ़ मृदा मिलती है, न्यू अलूवियल सॉइल होता है, हाईली फर्टाइल एरिया खादर क्षेत्र। ठीक है, ये ओल्ड अलूवियल सॉइल, और यहाँ पर ओल्ड अलूवियल्स हैं, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर न्यू अलूवियल्स हैं, ओल्ड एंड न्यू अलूवियल्स। क्लियर बात क्या? तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीजन है उसको और आगे फर्दर हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो भी आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्व है उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड का और अन्य रीजन का, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। इसको पढ़िए और रिवीजन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।